नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। फिर एक बार देश की राजधानी में किसानों का आंदोलन, हजारों किसानों की दिल्ली कूच। रिलायंस का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार, रिलायंस बनी देश की पहली कंपनी। और नहीं रहे वडोदरा के पहले क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़, 95 वर्ष की उम्र में दुखद निधन। अपनी लंबित मांगों को लेकर सैकड़ों किसान पंजाब से आज मंगलवार 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के लिए निकल चुके हैं, जिसके चलते यहां घर्षण भी देखने को मिला। चंडीगढ़ में 12 फरवरी की रात किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्री के बीच 5.5 घंटे मीटिंग चली, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, गारंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद आक्रोशित किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। पंजाब के एक किसान ने बताया कि हम सुई से हथौड़ा तक सब लेकर चले हैं, हमारे पास पर्याप्त डीजल और पत्थर तोड़ने के औजार भी हैं। हम गांव से 6 महीने का राशन लेकर चले हैं। आंदोलन को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। 15 जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा और दिल्ली की सिंधु टिकरी बॉर्डर, यूपी से जुड़ा गाजीपुर बॉर्डर सील है। दिल्ली में भी कड़ी बैरिकेडिंग है। यहाँ 1 महीने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। भीड़ जुटने और ट्रैक्टर की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण सिंह पंधेर ने इस पर कहा कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर सीरियस नहीं है, उनके मन में खोट है, वह सिर्फ टाइम पास करना चाहती है। हम सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन आंदोलन पर कायम हैं। देश के सबसे बड़े ग्रुप रिलायंस ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है, जिसके बाद कंपनी के शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। ये मुकाम हासिल करने वाली ये भारत की पहली कंपनी है। आज कंपनी के शेयर ने 2,958 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया, जिस कारण कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा है। पिछले 2 हफ्तों में आरआईएल की मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। 29 जनवरी को कंपनी का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंचा था। इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2021 में 15 लाख करोड़ का लेवल पार किया था। 2019 में मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार निकला था। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मुंबई बेस्ड रिलायंस ग्रुप ऑयल से लेकर टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में काम करता है। वहीं इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नंबर आता है। टीसीएस का मार्केट कैप 15.07 लाख करोड़ है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ 9.38 लाख करोड़ रुपए है। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 6.64 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वडोदरा शहर की कई खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दत्ताजी राव गायकवाड़ का, जिनका आज 95 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हुआ है। दत्ताजीराव कृष्णराव गायकवाड़ 27 अक्टूबर 1928 को वडोदरा में जन्मे विश्व के सबसे ज्यादा उम्र वाले टेस्ट क्रिकेटर की फहरिस्त में शामिल रहे।
जिनका आज 95 साल की उम्र में दुखद निधन हुआ है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा के लिए उन्होंने क्रिकेट खेलकर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला टेस्ट डेब्यू 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के मैदान पर किया। 1952-53 में दत्ताजीराव गायकवाड़ पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले। सन 1957-58 में दत्ताजीराव रणजी ट्रॉफी में बड़ौदा के कप्तान भी रहे। दत्ताजीराव ने 11 टेस्ट मैच खेले और 1959 में भारतीय टीम की कप्तानी भी की। स्पिनर, बॉलर और बैट्समैन रहे दत्ताजीराव गायकवाड़ ने 11 टेस्ट में 350 रन बनाए। अपना आखिरी मैच उन्होंने चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ 1961 में खेला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 110 मैच में दत्ताजीराव गायकवाड़ ने 17 सेंचुरी और 23 हाफ सेंचुरी के साथ 5,788 रन बनाए और 25 विकेट भी लिए। 2016 में दीपक शोधन के निधन के बाद से दत्ताजीराव गायकवाड़ भारत के ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर थे। पिछले साल ही उन्होंने अपना 95वां जन्मदिन वीएनएम टीवी की टीम के साथ मनाया था। उनका बेटा अंशुमन गायकवाड़ भी भारतीय क्रिकेट जगत का एक बड़ा नाम है। अंशुमन गायकवाड़ ने भी भारत के नाम कई उपलब्धियां हासिल की है। कुछ दिनों पहले बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा रावपुरा पोस्ट ऑफिस में दत्ताजीराव गायकवाड़ के योगदान को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए स्पेशल कवर रिलीज किया गया और एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। डी.के. गायकवाड़ के नाम से पहचाने गए दत्ताजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा में क्रिकेट के युग की शुरुआत की थी। उनके योगदान को सम्मानित करते हुए वीएनएम टीवी की ओर से उन्हें वडोदरा के प्रसिद्ध खेल पत्रकार स्वर्गीय एडी व्यास की स्मृति में दिए गए एडी व्यास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। ऐसी कई उपलब्धियां अपने नाम करने वाले दत्ताजीराव गायकवाड़ अब नहीं रहे, लेकिन क्रिकेट के पन्नों में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। आज उनके अंतिम संस्कार के मौके पर वडोदरा के अग्रणी क्रिकेटर नयन मोंगिया समेत के वडोदरा के कई अग्रणी पहुंचे और दत्ताजीराव गायकवाड़ को आखिरी सलामी दी। It's my very personal loss. My very good friends, and we have been knowing each other, and we have been playing cricket. When I was in college, when I entered college, he was the captain of the team. So that's how I know him for the last so many years now. Okay? He's a very good personal friend, so nothing more I can tell you. He is a personal friend. 65-70 ईयर से हमारा संबंध है, पहचान थी। अब बीमार थे, अभी ज़रा कमती हो गया मिलने को। कि मैं भी, मेरी उम्र हो गई, मैं भी 93 ईयर्स ओल्ड, मैं भी नहीं आ सकता, जा सकता। यादें में बहुत मीठी यादें हैं, वो सब बोलने जैसे नहीं, अभी बहुत यादें हैं। और वो आदमी सबके साथ फ्रेंडशिप करने वाला नहीं, वो सिलेक्टेड लोगों के साथ बहुत मिक्स होते थे, वो मैं बोलता हूँ। और बहुत अच्छा आदमी, नो डाउट। अरे क्रिकेट में तो उसका बहुत बात करने के जैसे नहीं। मैं तो उसको छोटे प्रिंस टीम से खेलते हुए सब देखा हूँ, CS नाडू के साथ जब तब। गुजरात के वडोदरा में गधेड़ा मार्केट 4 रास्ता निकट कॉरपोरेशन द्वारा कचरा फेंके जाने से यहाँ के लोग परेशान हैं। वडोदरा की किशनवाड़ी में गधेड़ा मार्केट 4 रास्ता है, जहाँ कॉरपोरेशन द्वारा डोर टू डोर कचरा गाड़ी का डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। शहर भर का कचरा यहाँ डंप कर दिया जाता है, जिससे आसपास के इलाके में गंदगी बढ़ गई है। इन निवासियों ने अपनी शिकायत वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्यालय में आवेदन देकर की है। वडोदरा शहरना किशनवाड़ी વિસ્તારમાં આવેલું ગધેડા માર્કેટ 4 રસ્તા પર કોર્પોરેશન દ્વારા કચરાનું ડમ્પિંગ યાર્ડ બનાવવામાં આવ્યું છે અને પૂર્વ વિસ્તારનો તમામ કચરો ત્યાં જ ભેગો કરવામાં આવે છે। કોર્પોરેશન દ્વારા થોડા દિવસો પહેલા એ જ ડમ્પિંગ યાર્ડની બાજુમાં ત્યાંનું શાક માર્કેટ બનાવવામાં આવ્યું છે।
હવે આ કેટલું મોટું મૂર્ખતા ભરેલું પગલું કોર્પોરેશન દ્વારા લેવાયું કહેવાય કે જ્યાં કચરાનું ડમ્પિંગ યાર્ડ છે ત્યાં શાક માર્કેટ છે, અને એનાથી મોટું મૂર્ખતાનું પગલું એ છે કે ગીચ વિસ્તારના અંદર ડમ્પિંગ યાર્ડ કચરાનું બનાવવામાં આવ્યું છે, અને એક ત્યાંના રહેવાસીઓને ઘણી બધી જુદી જુદી બીમારીઓના અબરગામાં કોર્પોરેશન નાખી રહ્યું છે। ત્યારે કોર્પોરેશનમાં અમે કમિશનરશ્રીને રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે આ જે કોર્પોરેશનનું ડમ્પિંગ યાર્ડ છે એ તદ્દન ગેરવર્તણૂક છે। આવનાર દિવસોમાં જલ્દથી જલ્દ આ ડમ્પિંગ યાર્ડ ત્યાંથી દૂર કરવામાં આવે, અને એ ડમ્પિંગ યાર્ડ દૂર કર્યા પછી કોર્પોરેશનના ત્યાં હસ્તક પ્લોટો આવેલા છે એનામાં પણ કચરાનું દબાણ ત્યાંના રહેવાસીઓ દ્વારા ધંધો કરવા માટે વાપરવામાં આવી રહ્યો છે। તો એ દબાણ પણ દૂર કરી અને કિશનવાડી વિસ્તારને स्वच्छ विस्तार और सुंदर विस्तार तरीके विकसावવામાં આવે એવી માંગ સાથે कमिश्नर ऑफिस आया था। गुजरात के वडोदरा की स्टर्लिंग हॉस्पिटल में 7 महीने की गर्भवती महिला को अचानक हैमरेज होने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए माता और बच्चे को नया जीवन दिया है। वडोदरा में गर्भावस्था के दौरान एक महिला को 7वें महीने में हैमरेज हुआ। महिला के पेट में जुड़वा बच्चे थे। ऐसे में 28 सप्ताह की गर्भवती महिला और उनकी जुड़वा बच्चों को बचाने के लिए स्टर्लिंग अस्पताल के विशेषज्ञों की टीम ने कड़ी मशक्कत की। गायनेक डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, फिजिशियन डॉक्टर करिश्मा मताई, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश शाह, न्यूरोसर्जन डॉक्टर मौलिक वाजा और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग सिंह समेत के विशेषज्ञों ने हैमरेज के साथ गर्भवती महिला का इलाज शुरू किया और 2 बच्चों का सुरक्षित रूप से जन्म भी करवाया। फिलहाल माता और दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। 3 लोगों की जिंदगी स्टर्लिंग हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा बचाई गई, जिस पर डॉक्टरों ने भी खुशी जताई। જ્યારે મારી સિસ્ટરને માથામાં દુખાવાનું શરૂ થયું, આઈડિયા નહોતો તે સમયે, એટલે અમે ફર્સ્ટ જ્યાં એનું IVF કરાયું તે ડૉક્ટર પાસે ગયા, તો એમણે અમને એડવાઇસ આપી સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં એડમિટ થવા માટે। સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં અમે આવ્યા પછી ડૉક્ટર મૌલિક વાજા સર, અર્ચના મેડમ સાથે વાત કરી અને એમને બીજા જે રિપોર્ટો કાઢવાના હતા તે રિપોર્ટો કાઢી અને ડિસ્કસ કરી અને એમને કેસને કઈ રીતના હેન્ડલ કરવો એ એમને અંદર અંદર ડિસ્કસ કરી અને મને જણાવ્યું। એટલે અમારી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન્સ નહોતો અને એમને રાઇટ વે મને સમજાવ્યું હતું। જે સર્જરી કરી, સર્જરી કર્યા પછી થોડા દિવસ મારી સિસ્ટર મને લાગતું હતું કે ઇમ્પ્રુવમાં છે, એટલે વધારે નહીં કહેતા, જે અહીંયા આગળથી અમને સર્વિસ અને પ્લસ ડૉક્ટરોનો અનુભવ એના પ્રમાણે જે મારી સિસ્ટરને અને ભાણકાઓને હેલ્થ અત્યારે સારી છે એ માટે હું તેમનો આભાર માનું છું। અને બીજા ઘણા દર્દીઓ આવા હોય છે એમની માટે મારી એક એડવાઇસ છે કે આ હોસ્પિટલમાં આવી અને સારવાર લે। जो मरीज आते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं। हम लोग बहुत ही क्रिटिकल न्यूरोसर्जिकल पेशेंट हैंडल करते हैं, बट ये जो वाकया है जिसमें एक मदर है, उसके पेट में 2 बच्चे हैं, IVF प्रेगनेंसी के द्वारा उसको कंसीव किया गया है। बच्चों की जो मासिक जो गर्भावस्था है वो भी बहुत नाजुक है। इस तरह की सिचुएशन में ब्रेन हेमरेज होना और ब्रेन में एक गंभीर बीमारी जिसको एन्यूरिज्म कहते हैं उसके फटने से जो प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से ये केस बहुत ही जटिल और एक तरह का यूनिक केस हो गया है। और इस तरह के सिचुएशन में क्योंकि हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स सब स्पेशलिटी एंड ऑल काइंड ऑफ स्पेशलिटी जो अवेलेबल था, उसकी वजह से केस को हैंडल करने में काफ़ी सहायता मिली। और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह का काम करते रहे। जैसे हम इस मरीज़ को हम ठीक कर पाए हैं, वैसे हम काफ़ी मरीजों को मदद कर पाएँ। मैं आभारी रहूँगा मरीज़ के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने काफ़ी धीरजता से, सहजता से ये पूरी सारवार के दरमियान सारवार में सहकार किया। हमारा जो भी सुझाव था उनको नतमस्तक उनको स्वीकार किया और बिना किसी शंका और संकोच के उन्होंने पूरे सारवार में इस तरह से एकदम विश्वास रख के वो जो इलाज में सहकार दिया है, उसके लिए हम काफ़ी खुश हैं।
हमने पहले सिजेरियन करके बच्चों को बाहर निकाला क्योंकि उनका वज़न अच्छा था 900 ग्राम, जिसमें बच्चों के बचने की भी शक्यता बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हमने देखा है 900 से ऊपर वज़न हो तो 68 to 80% चांस होता है कि बच्चे बच सके। तो हमने सिजेरियन करके बच्चों को NICU में दिया। उसके बाद हमारे न्यूरो सर्जन ने मगज के जो गांठ है उसका ऑपरेशन किया। पेशेंट का स्टे 20 से 25 दिन हॉस्पिटल में रहा, जिसमें 18 दिन उसने ICU में निकाला। इस दौरान उसकी स्पीच और थोड़ा सा एक साइड के अंग काम नहीं कर रहे थे, पर धीरे धीरे वो सब रिकवरी हो गई। और आज मैं बहुत खुशी के साथ सूचित कर रही हूँ कि माँ और बच्चे यानी एक बालक और एक बालकी सब ठीक हैं और हमारे केस सक्सेस स्टोरी की तरह हमें आज यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर हम ब्रेन का जो ये सब एरेक्नॉइड हेमरेज या एन्यूरिज्म फटने की बात कर रहे हैं तो 1 लाख केस में 3 से 11 केसेस ऐसे बनते हैं। उसको और हम छोटा करें तो 11,000 में एक होने की संभावना है। यहाँ पर टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपका पेशेंट हेडेक की कंप्लेन कर रहा है या ऑल्टर्ड सेंसोरी यानी उसका भान खो रहा है और वापस वो ठीक हो जाता है तो हम उस चीज़ को कैजुअली ले लेते हैं, वो प्लीज़ ना करें। हेडेक इन प्रेगनेंसी खासकर 7वें-8वें महीने के बाद मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें और ज़रूर से उसको सारवार के लिए भेजें, कैजुअली ना लें। तो हमारा जो ये स्थिति है आज, क्योंकि वो झड़प से पेशेंट भेजा गया और डायग्नोस हुआ, इसलिए हमारा रिजल्ट मिलने में संभावनाएं बढ़ जाती हैं। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन कार्यालय के पीछे ही सिद्धनाथ तालाब लुप्त होने की कगार पर है, लेकिन कॉरपोरेशन इसकी सुध नहीं ले रहा है। खंडेराव मार्केट में स्थित वडोदरा कॉरपोरेशन कार्यालय के पीछे ऐतिहासिक सिद्धनाथ तालाब है, जो ब्यूटिफिकेशन के बाद भी मरने की कगार पर है। पिछले कई समय से यहाँ गंदगी की भरमार है, क्योंकि कॉरपोरेशन द्वारा बरसाती गटर लाइन के जरिए ड्रेनेज का दूषित पानी यहाँ छोड़ दिया जाता है। सिद्धनाथ तालाब के आसपास बड़ी संख्या में लोग भी निवास करते हैं, जो गंदगी और बदबू से परेशान हैं, लेकिन कॉरपोरेशन इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के कॉरपोरेटर बालू सुर्वे ने फिर एक बार इस तालाब को स्वच्छ करने की मांग की है। અમારા વિસ્તારમાં ઐતિહાસિક સિદ્ધનાથ તળાવ આવ્યો છે। નવનાથમાંથી એક ભોલેનાથનું મંદિર છે બાજુમાં,
એક બાજુ ગણપતિ મંદિર છે, વિઠ્ઠલ ભગવાનનું મંદિર છે અને નાના બાળકોની શાળા પણ આવી છે. હજારો બાળકો તો એ સ્કૂલમાં રોજ ભણતા હોય અને ઐતિહાસિક સિદ્ધનાથ તળાવમાં 7-7 કરોડ રૂપિયા ખર્ચો કર્યો આપણે કે લોકો એનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકે. પણ તમે સ્થળ પર પરિસ્થિતિ એવી છે કે વર્ષોથી કોઈ જાતના સફાઈ કરવામાં નહીં આવતી, કચરાઓના ઢગલા છે, એટલી દુર્ગંધ મારતી હોય છે ને હવે તો અધિકારીઓ તો એવું કરી દીધું છે કે ગટરનું ડ્રેનેજનું સીધું પાણી તળાવની અંદર છોડી દેવામાં આવ્યું છે અને તમે બાજુમાં ઊભા ના રહી શકો ને એટલું પાણી તળાવની અંદર જાય છે. અને તમે જોઈ શકો વારંવાર રજૂઆતો કરી છે. અમે દરેક સભામાં પત્ર લખ્યા છે, સભામાં રજૂઆતો કરી છે, કમિશનરશ્રીને મળ્યા છે, તમામ અધિકારીઓને સ્થળ પર લઈ ગયા છે. પણ ખરેખર આ ઐતિહાસિક તળાવની અંદર આવું ગટરનું ડ્રેનેજનું પાણી ના છોડી દેવામાં આવે. ખરેખર તમને ગટરનું જ પાણી છોડવાનું હતું તો પછી આટલા કરોડો રૂપિયા શું કરવા ખર્ચો કરે? લોકોના વેરાના પૈસા खोटी रीते परसेवाना पैसा वेड़फाई गया है, वो लागी रही है. लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे देश के सियासी गलियारों में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अशोक चव्हाण आज 13 फरवरी को भाजपा में शामिल हो गए. उनके साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजुलकर ने भी भाजपा की सदस्यता ली. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई. भाजपा में आने से एक दिन पहले 12 फरवरी को चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था. इसके अलावा उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी रिजाइन कर दिया था. पार्टी छोड़ने को लेकर उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, अगले 2 दिन में वे आगे का फैसला लेंगे. सूत्रों के मुताबिक चव्हाण को भाजपा राज्यसभा भेज सकती है. बताया जा रहा है कि वे कल नामांकन भी कर सकते हैं. उधर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चव्हाण को राज्यसभा भेजते हैं तो यह कारगिल के शहीद सैनिकों का अपमान होगा. दरअसल 2010 में कारगिल शहीदों के लिए मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी. उस समय चव्हाण महाराष्ट्र के सीएम थे. तब भाजपा ने चव्हाण पर इस सोसाइटी में अपने रिश्तेदारों को घर बांटने का आरोप लगाया था. चव्हाण को तब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. गुजरात के वडोदरा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अटल ब्रिज पर वर्टिकल गार्डन बनाने की शुरुआत कॉरपोरेशन ने की है. गुजरात का वडोदरा शहर जो कला की नगरी है, संस्कारों की नगरी है और साथ ही साथ पर्यावरण की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर्यावरण को हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाती है. फिलहाल मैं खड़ी हूँ गेंडा सर्कल पर और यहाँ पूरे राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज वडोदरा में करीबन 4.25 किलोमीटर का बनकर तैयार हुआ है. और इस ब्रिज पर आपको अब एक और अनोखा गार्डन दिखने वाला है. ब्रिज के आसपास और ब्रिज के नीचे तो काफी पेड़ पौधे लगे हुए ही हैं, लेकिन यहाँ ब्रिज के पिलरों पर वर्टिकल गार्डन बनाने की शुरुआत की गई है. अहमदाबाद की कंपनी को ये खास काम सौंपा गया है, जहां पिलर पर ही वर्टिकल गार्डन तैयार हुआ है. अलग अलग तरीके के पौधे इस पिलर पर ही लगाए गए हैं. इस पिलर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और साथ ही वडोदरा शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये खास आयोजन किया गया है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों में वर्टिकल गार्डन बनाने वाली कंपनी को ये काम दिया गया है, जहां ये खूबसूरत वर्टिकल गार्डन बनकर तैयार है, जो 500 जितने पौधे एक पिलर पर लगाए गए हैं, जो वडोदरा की सुंदरता को कुछ और बढ़ाएंगे. अटल ब्रिज के एक पिलर पर ये गार्डन बनाने में करीबन 9.5 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा. और अटल ब्रिज ये एक सैंपल पीस बनाया जा रहा है और अटल ब्रिज के 10 से 12 पिलर पर इसी तरह का गार्डन तैयार किया जा सकता है. वर्टिकल गार्डन जिसे कहा जाता है, गेंडा सर्कल के पिलर पर यह गार्डन तैयार किया गया है, जहां शेडो लविंग जो ट्रीज होते हैं वो लगाए गए हैं, ताकि अगर धूप ना मिले तब भी ये गार्डन जो है वो मेंटेन रह सके. और यहाँ जो कंपनी इसे लगा रही है वो इसका 2 साल तक मेंटेनेंस भी करेगी. यानी वडोदरा शहर के लोगों को आते जाते वर्टिकल गार्डन देखने मिलेगा और ये शहर की सुंदरता तो बढ़ाएगा ही.
वडोदरा शहर एक ऐसा शहर है जहां पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा हमेशा की जाती है। यहाँ के लोग भी पर्यावरण को लेकर काफी सजग है और वडोदरा कॉर्पोरेशन भी जगह जगह पर्यावरण को संजोने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसी ही कोशिश जो यहाँ की गई है और अहमदाबाद के कॉन्ट्रैक्टर खास ये वर्टिकल गार्डन यहाँ बना रहे हैं। सर क्या नाम है आपका, कौन सी कंपनी से आप लोग? मैं चिराग पटेल हूँ। हम लोग यूनिक इंडस्ट्रीज से यश्वी ब्रांड से हम लोग वर्टिकल गार्डन बनाते हैं। पान इंडिया हम लोग वर्टिकल गार्डन बनाते हैं। सारे एयरपोर्ट्स, अहमदाबाद एयरपोर्ट्स, लखनऊ एयरपोर्ट्स, वीएमसी, एएमसी के सारे वर्टिकल गार्डन हम लोग बनाते हैं। यहाँ जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं किस तरह का होगा ये मैम फुल्ली ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन के साथ वर्टिकल गार्डन सिस्टम है और लो मेंटेनेंस सिस्टम है। इसके जो मॉड्यूल्स है वो रोटोमोल्डेड मॉड्यूल्स है जो आउटडोर में मिनिमम 12 से 15 साल उसकी लाइफ है और ऑटोमेटिक सारा टाइमर के हिसाब से वाटरिंग होगा तो वाटर कंजप्शन भी होगा और ग्रीन हो जाएगा। यानी यहाँ किसी को वाटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ऑटोमेटिक होगा। और इसका मेंटेनेंस कैसा होगा सर? मेंटेनेंस बहुत लो है। सिस्टम हमने स्पेशली ब्रिज के लिए रेडी किया हुआ है तो एक गार्डनर मतलब 1 मंथ में प्रॉपर मेंटेनेंस कर पाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम आएगी इसमें। कैंडस सर्कल के पास आपने ये शुरू किया, कितने पिलर पर आपको ये करना है? अभी तो फिलहाल एक सैंपल पिलर हमने किया है, फिर आगे वीएमसी जो डिसाइड करेगी उसके ऊपर डिपेंड है। एक नई पहल के भाग रूप ये किया गया है। आप देख पा रहे हैं एक अद्भुत सुंदर कोशिश की गई है कि ब्रिज के नीचे जो पिलर है उस पर किस तरह से वर्टिकल गार्डन तैयार किया गया है जो अपने आप में काफी खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। कई बार सर पेड़ पौधे लगा तो दिए जाते हैं लेकिन वो बाद में सूख जाते हैं, तो क्या इसका मेंटेनेंस भी आप लोग ही करेंगे? हाँ मैम, इसका 2 साल तक मेंटेनेंस हम लोग इसी प्रोजेक्ट में करेंगे और हमारे गार्डनर रेगुलर इसको वाटरिंग देखेगा। प्लांट्स को कुछ मतलब स्पीसीज वाइज कुछ रोग या फंगीसाइड कुछ आता है तो भी ट्रीट करेगा। प्रॉपर्ली 2 साल तक मेंटेनेंस हम लोग ही करेंगे। कौन कौन से यहाँ पौधे आपने लगाए हैं और कितने लगाए हैं? हमने मैम यहाँ तकरीबन 500 प्लांट्स लगाए हुए, वेल ग्रोन है। इसमें क्रॉटन है, ड्रेसिना है, एस्पेरिका ग्रास पिंजरी है और पेंडेनेंस है। 4 वेराइटीज हमने इसमें लगाई हुई है। और इस वैरायटी को धूप की जरूरत होगी कि ये छांव में भी पलते रहेंगे? शेडो लविंग प्लांट्स है। हाँ, एरिया के हिसाब से हम लोग स्पीसीज सिलेक्ट करते हैं। लो मेंटेनेंस, फुल देयर ग्रीन रहे और लाइट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। वडोदरा शहर के लोग अपने घर के आसपास तो पेड़ पौधे हमेशा लगाते ही है। सबके घरों के बाहर गार्डन है, लेकिन अगर ब्रिज पर भी इस तरह के वर्टिकल गार्डन बन जाए तो वडोदरा शहर की शोभा में 4 चांद लग सकते हैं। बस देखना यह है कि इन पेड़ पौधों का अच्छे से रखरखाव हो और ये हमेशा ही वडोदरा की सुंदरता को बढ़ाता रहे। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरी का VRM टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा में बीआरजी ग्रुप द्वारा शिक्षाविद स्वर्गीय बकुलेश गुप्ता की पुण्यतिथि के मौके पर बीआरजी उत्सव मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वडोदरा में बीआरजी ग्रुप की स्थापना शिक्षाविद बकुलेश गुप्ता द्वारा की गई थी। कुछ सालों पहले ही उनका निधन हुआ है। ऐसे में उनकी पुण्यतिथि के मौके पर वडोदरा में बीआरजी उत्सव मनाया गया, जिसमें बीआरजी ग्रुप संचालित स्कूल के लगभग 1300 से ज्यादा छात्रों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के जरिए बकुलेश गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। छात्रों ने हनुमान चालीसा की प्रस्तुति के साथ सामाजिक संदेश दिया। पर्यावरण सुरक्षा, बेटी बचाओ जैसे विभिन्न संदेश के साथ छात्रों ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी। साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों की झांकी दिखाने वाले डांस भी स्कूल के बच्चों द्वारा पेश किए गए, जिसमें कई राज्यों के पारंपरिक नृत्य और वेशभूषा देखने को मिले। इस मौके पर योगा, मलखम, रोप मलखम जैसी कई एक्टिविटीज भी देखी गई। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, पूर्व मेयर भरत डांगर, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भाग्येश झा, बीआरजी ग्रुप की चेयरपर्सन लता गुप्ता, CMD सरगम गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सपना पटेल समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
વડોદરા શહેરના અગ્રીમ શિક્ષણ શાસ્ત્રી અને એવા મહાપુરુષ કે જેઓએ રમતગમત અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રના સ્તરને શહેરમાં ખૂબ જ ઉપર લઈ ગયા છે એવા શ્રી બકુલેશભાઈ ગુપ્તાની ત્રીજી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે આજે તેઓના ગમતા વિષયો પર શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અનેક એવી પ્રસ્તુતિઓ અતિ ભવ્ય પાયે અનેક પ્રસ્તુતિઓ રજૂઆત કરી તેઓને આજે શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી છે. બીઆરજી ઉત્સવ 2024 કાર્યક્રમ હેઠળ બીઆરજી ગ્રુપની તમામ શાળાઓ લગભગ 1100 વિદ્યાર્થીઓએ આજના આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો છે. શ્રી બકુલેશ ગુપ્તાનું એમ માનવું હતું કે સર્વાંગી વિકાસ માટે શિક્ષણની સાથે સાથે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન, લીડરશિપ સ્કિલ્સ, ટીમ બિલ્ડિંગ સ્કિલ્સ, ડિવોશન, ડેડિકેશન એવા અનેક પરિબળો હોય છે કે જે સર્વાંગી વિકાસ માટે જરૂરી હોય છે. આજના આ કાર્યક્રમમાં એવો એક પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે કે આ તમામ પરિબળોની શીખ આપણા બાળકોને ચોક્કસ રીતે મળી રહે. હું બીઆરજી પરિવાર તરફથી અમારા फाउंडर चेयरमैन श्री बकुलेशभाई गुप्ता ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करूं. गुजरात के बनासकांठा जिला के ठाकुर समाज की महिला ने ड्रोन पायलट बनकर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है. बनासकांठा जिला के ठाकुर समाज की एक महिला ने महिला सशक्तिकरण के युग में केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत लाखों रुपए का ड्रोन पाया है. पुणे में 15 दिनों की ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद यह महिला सफलतापूर्वक अपने खेत में ड्रोन का इस्तेमाल कर दवाई का छिड़काव करती हैं. ड्रोन पायलट बनकर आधुनिक खेती की शुरुआत करने वाली यह महिला शक्ति सशक्तिकरण की उम्दा मिसाल पेश कर रही हैं. ग्रामीण इलाके की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत महिलाओं को फसल में कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन दिए जा रहे हैं. इसी के तहत बनासकांठा जिला के डिसा तालुका के राणपुर गांव की एक महिला को पसंद किया गया, जिन्हें 15 दिन पुणे में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई. ट्रेनिंग के बाद केंद्र सरकार द्वारा इस महिला को ड्रोन, जनरेटर और बैटरी संचालित रिक्शा भी दी गई है. ड्रोन पायलट बनने वाली तेजल ठाकुर नामक यह महिला अब ड्रोन दीदी के रूप में जानी जाती हैं. तेजलबेन ठाकुर समाज की हैं और यहाँ की महिलाएं सर पर घूंघट ओढ़कर दिन भर घर के कामों में लगी रहती हैं. लेकिन तेजलबेन को ससुराल वालों ने खेती के लिए प्रोत्साहित किया और अब ड्रोन दीदी योजना में ड्रोन मिलने पर तेजल ठाकुर ड्रोन दीदी बन गई हैं. बनासकांठा जैसे पिछड़े इलाके में भी अब टेक्नोलॉजी की सहायता से किसान आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं. इसी बीच खेत में ड्रोन उड़ाकर तेजल ठाकुर काफी गर्व महसूस करती हैं. केंद्र सरकार ने उन्हें 15 लाख रुपए का ड्रोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल निःशुल्क दिया है, जिससे खुद के खेत में तो दवाई का छिड़काव कर ही रही हैं, अन्य किसानों को सरकारी सहायता का लाभ उठाने की भी वे प्रेरणा दे रही हैं. बनासकांठा के ठाकुर परिवार की महिला हाथ में बेलन या झाड़ू के बजाय ड्रोन का कंट्रोलर लेकर पूरे भारत वर्ष को गौरवान्वित कर रही हैं. પ્રધાનમંત્રીનું જે ડ્રોન દીદી યોજનાનું જે સપનું હતું તે સાકાર થયું છે. મારા જેવી 10,000 મહિલાઓ છે જે કે પગભર થશે અને તે સારો એવો રોજગાર મેળવશે. પ્રધાનમંત્રીનું સપનું હતું તે સાકાર થયું છે અને પ્રધાનમંત્રીને હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે તેમણે અમારી જેવી મહિલાઓ પર વિશ્વાસ કર્યો અને અમને આ ડ્રોન પાયલોટ બનવા માટે પગભર કર્યા. અને હું બહુ ખુશ છું કે એક મને ડ્રોન પાયલોટ તરીકેનું મને નામ આપ્યું છે. તે પછી અમે ઇફકો કંપની તરફથી અમે
પૂના ખાતે ગયા હતા. ત્યાં 15 દિવસની તાલીમ લીધા બાદ અમને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવી હતી. તે પછી 1 મહિના પછી અહીંયા અમને ઇફકો દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ અને ડ્રોન બંને આપવામાં આવ્યા હતા. તે પછી તેના 1 મહિના બાદ અમને દિલ્હીથી એક સર આવ્યા છે, જે અમને આજે મારી ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ થઈ હતી. તે પછી હું બહુ ખુશ છું કે કારણ કે પહેલાં જે ટ્રેક્ટર દ્વારા અને જે પંપ દ્વારા દવા છાંટતા હતા તેમાં બહુ સમય જતો હતો. જેમ કે 10 પંપ દ્વારા જે એક ખેતરમાં દવા નંખાતી હતી તેના લીધે જે ડ્રોનમાં 10 લીટરની ટાંકી આવે તે 1 એકડમાં તે છંટકાવ કરે છે. અને તેની સાથે જે દવા સ્પ્રે કરતા હતા હાથના પંપથી તેમાં ખર્ચ પણ વધુ થતો હતો અને તે દવાના લીધે કેન્સર જેવી થવાની પણ બીમારી થતી હતી. તેના લીધે આમાં સરળ છે અને કંઈ નુકસાન નથી. અને જે રાસાયણિક દવાઓ જે આપણે ડાયરેક્ટ છંટકાવ કરતા હતા તે ખેતરમાં નુકસાન જમીનનો બગાડ પણ કરતી હતી. અને ડ્રોનથી છંટકાવ કરીએ તો જે પાક હોય તેને જ એટલું પૂરતું પોષણ મળે છે અને પાકમાં પણ વધારો થાય છે. खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ. 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ, સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms લો પહેલો બેડરૂમ with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के वडोदरा की प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में 2 दिवसीय काफिला 2024 नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स ने उत्साह के साथ शिरकत की। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा 2 दिवसीय काफिला 2024 का आयोजन किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन वात्सल्य फाउंडेशन की सेक्रेटरी और सखी प्रोजेक्ट की फाउंडर स्वाति बेडिकर द्वारा किया गया। इस साल काफिला की थीम रेट्रो बॉलीवुड रखी गई। इस फेस्ट में 9 इवेंट और 3 वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें आज 5 इवेंट और 1 वर्कशॉप हुए। आज हमारी फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में काफिला 2024 इवेंट का इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये फेस्ट का 5th एडिशन है इस साल, और पहले वो राजमटेस नाम से होता था। तो स्टूडेंट्स को मन था कि एक ऐसा नाम दे जो ऐसा सजेस्ट करे कि हर साल नए लोग इसमें जुड़ते जाते हैं और नई इवेंट्स और नई एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस होती है। तो उस टाइम 5 साल पहले स्टूडेंट्स ने इसका नाम बदल के काफिला बनाया, और तब से हमारा काफिला जुड़ता जा रहा है और होता जा रहा है। और आज और कल ये फेस्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडिया रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, और इस बार का थीम रेट्रो थीम है, जो बॉलीवुड के 70s, 80s और 90s के फिल्म्स को लेके उन्होंने डेकोरेशन भी किया है, और एक्टिविटीज़ में भी इनके आयाम उसमें इन्वॉल्व होंगे। ये जो इवेंट्स के सारे तैयारियां हैं, जो सारी डेकोरेशंस हैं, वो स्टूडेंट्स द्वारा ही किए गए हैं? ये सारी कंसेप्ट जो है, पूरा थीम का कंसेप्ट और पूरा जो भी डेकोरेशन क्राफ्ट वर्क आपको दिखता है, वो स्टूडेंट्स ने खुद किया है। हमारे बैचलर्स के 3 बैचेस और मास्टर्स के 2 बैचेस के स्टूडेंट्स, कुल मिला के ऑलमोस्ट 145 जितने स्टूडेंट्स हैं। तो इन्होंने खुद पूरा मटेरियल इकट्ठा करके हर एक फ्लोर पे और हर एक रूम में कंसेप्ट क्या होगा उसको सोच के उसको एग्जीक्यूट किया है। तो खुद स्टूडेंट्स ने ही पूरा अपनी सोच के हिसाब से किया है, और इसका मैनिफेस्टेशन आप चारों तरफ देख सकते हैं। फेस्ट में बॉलीवुड क्विज, रील मेकिंग, सिंगिंग कंपटीशन सहित स्टूडेंट्स के लिए फूड स्टॉल और फोटो पॉइंट का भी इंतजाम किया गया। फेस्ट की थीम और डेकोरेशन का सारा काम फैकल्टी के स्टूडेंट्स द्वारा किया गया। काफिला 2024 एक फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा का स्टूडेंट इवेंट है। हम लोग मीडिया फेस्ट बोलते हैं इसे, बिकॉज वी हैव कवर्ड बहुत सारे मीडिया के न्यूएंसेस इस इवेंट में। हमारी टोटल 12 इवेंट्स हैं, जिसमें से 9 इवेंट्स है वो कंपटीशन है और 3 वर्कशॉप्स हैं। काफिला में इस बार रील मेकिंग कंपटीशन सेकेंड टाइम हो रहा है। लास्ट ईयर वो फर्स्ट टाइम हुआ था, विच वॉज वेरी नाइस, और उसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा था। लाइक उसके जो रिजल्ट्स थे, वो अब हमने जो विनर्स थे उनके रिजल्ट्स हमने काफिला के ऑफिशियल पेज पे लॉन्च किए थे। इस बार भी सेम थीम है। वी आर टेकिंग द टॉपिक एज इवेंट ऑफ reel making, which is emotions at Kafila. In the under, everyone need to capture the emotion, like every emotion which we carry from our students, our heads. Everyone's emotion एमत हमारा capture का, they need to capture their events, and उसके अंदर जो आप capture करते हो, you are free to do everything. Like आपके अंदर जितनी भी आप creativity है, आप जितना भी creative बन सकते हो, use all your ways, like जितने भी transitions है, videos है, जितने भी popular audios है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितना अच्छे से उस रील को बनाओ। अपना रील मेकिंग का टाइम लिमिट इज 90 सेकेंड्स, बट एवरीवन नोज कि उसका एवरीवन इज लाइक 10 सेकेंड्स के अंदर कोई भी रील स्क्रॉल कर देता है। बट इट्स ऑल अप टू यू कि तमें आप कितनी उसके अंदर अपना वो इमोशन डाल सकते हो, कितना आप ट्रांजिशन डाल सकते हो, कितना आप उसके अंदर अपना खुद का क्रिएटिविटी डाल सकते हो, उसके ऊपर आपका रील मेकिंग का जज होगा। द रील विल बी जज ऑन दैट बेसिस। टाइम सेट किया है। फॉर एग्जांपल आज जो है 11:30 को 3 इवेंट साइमल्टेनियसली होने वाला है। रील इट किल इट हुआ, सिनेफिल की महफिल जो है, बॉलीवुड क्विज इवेंट वो सेमिनार हॉल में होगा ऊपर, नीचे रील इट किल इट होगा, क्लासरूम 1 में फोटोग्राफी इवेंट हुआ। तो ऐसे साइमल्टेनियसली इवेंट्स चलेंगे। पर हो सकता है हमारा जो मेन इवेंट है आज का जो है सिंगिंग, वो 4 o'clock को नीचे स्टेज में होगा, और कल डांसिंग जो है जो लास्ट इवेंट है वो भी 4 o'clock को अगेन नीचे स्टेज में होगा। तो उसमें यूजुअली सबसे ज्यादा फुटफॉल आता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी कई बच्चे आए। यूएई में बनाए गए पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को यूएई पहुंच गए हैं। यहां उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने मोदी को गले लगाया। सेरेमोनियल वेलकम के बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अहलन मोदी कार्यक्रम में यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी कल 14 फरवरी को यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पीएम मोदी का 7वां यूएई का दौरा है। वे पीएम के तौर पर पहली बार अगस्त 2015 में यूएई गए थे। उन्होंने 2018 और 2019 में भी यूएई का दौरा किया था। 2019 में यूएई सरकार ने मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा था। मोदी जून 2022 और जुलाई 2023 में दुबई गए थे। इस दौरान राष्ट्रपति अल नहायान ने उन्हें फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा था। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा करोड़ों रुपए की प्रकाश योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। हरियाणा के ऋषिकुल मैदान में नारी शक्ति महोत्सव अंतर्गत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम से पहले देवपुरा चौक से ऋषिकुल मैदान तक भव्य रोड शो का आयोजन कर मातृशक्ति और विशाल जैन समूह का अभिनंदन मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। उन्होंने हरिद्वार जनपद के लिए 1168 करोड़ रुपयों की लागत की 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वनभुलपुरा अतिक्रमण वाले स्थल पर पुलिस थाना बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के शहरी क्षेत्र की संपूर्ण सीवरेज व्यवस्था की शुद्धिकरण के लिए जर्मन बैंक की सहायता से 530 करोड़ की स्वीकृत परियोजना ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था समेत अन्य कार्यों का शिलान्यास किया। इन योजनाओं से कई इलाकों के लोगों को सीवरेज, पेयजल, पार्किंग आदि की समस्या से निजात मिल सकेगी। इस मौके पर महिलाओं के हित में भी कई ऐलान मुख्यमंत्री द्वारा किए गए। गुजरात के कच्छ में भाजपा के भर्ती मेले पर गुजरात कांग्रेस के महामंत्री वी.के. हुंबल ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार किए। હવે મીઠી ખારેકનો રસ હું મારો તમે જુદી રીતે બીજો ન કરજો, એટલે મતલબ કે કાંઈક ને કાંઈક મીઠાઈ ખાવા માટે કે મેળવવા માટે ક્યાંય ગયા હશે, બરાબર છે? એટલે મીઠી ખારેકનો, કારણ કે આપણે અહીંયા કચ્છમાં બદનામ થઈ ગઈ, પછી મને એવું લાગ્યું ખરેખર આ શબ્દ ન બોલવો જોઈએ। મીઠી ખારેકનો મતલબ એવો નથી કે ખારેક બદનામ છે, પણ માણસ કાંઈક મીઠાઈ ખાવા માટે, કાંઈક મેળવવા માટે આપણે આ પાર્ટીમાં ગયા હોય એવું મને લાગ્યું। गुजरात के डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने शादी के रजिस्ट्रेशन कानून में सुधार के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर शादी में माता पिता की उपस्थिति को अनिवार्य करने की मांग की है। गुजरात में इन दिनों शादी के रजिस्ट्रेशन के वक्त माता पिता की उपस्थिति अनिवार्य होने का मामला काफी गरमाया हुआ है। इसी पर डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने भी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखा है और शादी के नामांकन के एक्ट में सुधार की मांग की है। एसपीजी द्वारा शादी के नामांकन एक्ट में सुधार करने की पर शैलेश मेहता ने मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण कराया है। शादी के रजिस्ट्रेशन में लड़का और लड़की दोनों के माता पिता की उपस्थिति इस पत्र में अनिवार्य बताई गई है। 4 विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को शैलेश मेहता ने पत्र लिखा है। गुजरात के सूरत की यूनिवर्सिटी में छात्रों के कॉन्वोकेशन समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उपस्थित रहकर छात्रों को डिग्री इनायत की। गुजरात के सूरत में पिपलोद स्थित सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान SVNIT के 20वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों को डिग्री से सम्मानित किया। साथ ही 22 छात्र और 6 छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर नवाजा गया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। 12 फैकल्टी के 1434 विद्यार्थियों को इस मौके पर डिग्री दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में SVNIT का 20वां दीक्षांत समारोह सोमवार को VNSGU के कन्वेंशन हॉल में किया गया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सहकारिता एवं उद्योग राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर सौरभ पारधी, कार्यकारी पुलिस कमिश्नर वाबांग जमीर, SVNIT डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम शुक्ला,
रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रमोद माथुर और एकेडमिक डीन हितेश जरीवाला और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों के साथ शहर के कई उद्योगपति भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परिवार, संस्थान और देश का नाम रोशन करें, भारत को आगे बढ़ाने में योगदान दें। डिग्री हासिल करना जीवन का यादगार अवसर होता है। आपकी कड़ी मेहनत में परिवार का योगदान है। माता पिता और प्राध्यापकों को इसके लिए बधाई हो। युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ें, देशवासियों के विकास में कार्य करें, विश्व में कहीं भी जाएं, संस्थान से हमेशा जुड़े रहें। सभी विद्यार्थियों को बधाई हो। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इंजीनियर और विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के लिए आपके टेक्निकी कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और नवीन सोच का उपयोग करने में आप विज्ञान को अपना मार्गदर्शन एवं सारथी बनाएं। आपको न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस खोजने हैं, बल्कि नवाचार, दक्षता और समावेश के लिए नए मानकों भी स्थापित करने हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। गुजरात के अंकलेश्वर के जीआईडीसी में स्थित आदर्श निवासी विद्यालय के छात्रों से कांग्रेस नेता संदीप मांगरोला ने मुलाकात की और विद्यालय के वार्डन के खिलाफ कार्यवाही की। अंकलेश्वर के जीआईडीसी में स्थित आदर्श निवासी विद्यालय के वार्डन प्रकाश अथोरिया द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया होने के आरोप छात्रों द्वारा लगाते हुए विद्यालय के 90 छात्र भूख हड़ताल पर उतर गए थे। साथ ही परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों द्वारा वार्डन प्रकाश अथोरिया पर बाहर के लोगों को बुलाकर धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। इस घटना के चलते पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, जिसके चलते वार्डन का स्थानांतरण कर दिया गया था। आज कांग्रेस अग्रणी संदीप मांगरोला ने विद्यालय का दौरा किया और आदिशक्ति विकास मंडल गांधीनगर में अधिकारी से टेलीफोनिक चर्चा कर आदर्श निवासी शाला के वार्डन को सस्पेंड कर योग्य कार्यवाही की मांग की गई, जिसके चलते वार्डन पर कार्यवाही होने के आसार नजर आ रहे हैं। शुक्रवारे आदर्श निवासी शाळामां वार्डन जे छे प्रकाश धोड़िया विद्यार्थीओ स्टाफनी साथे जे मिसबिहेवियर हतुं, जाति विषयक जे अभद्र भाषामां एमनी टिप्पणीओ हती अने एना कारणे जे विवाद ऊभो थयो ए आजे तपास करवा माटे अहींया अमे आव्या छीए। અહીં આવ્યા પછી ઘણી સનસનીખેજ માહિતીઓ બધી ઉપલબ્ધ થઈ છે। આ વોર્ડન જે છે એ રાજકીય પીઠબળ ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોનું ધરાવે છે અને એના કારણે અત્યારે મેં કમિશનર સાથે પણ ટેલિફોનિક વાતચીત કરી છે। હજી સુધી ખાતાકીય તપાસ ઓફિશિયલી થયાના કોઈ આદેશો આપવામાં નથી આવ્યા। તાત્કાલિક અસરથી એને સસ્પેન્ડ કરી દેવા જોઈએ, પણ એ પણ કરવામાં નથી આવ્યા અને જાણે કે ઇનામ આપ્યું એમ આટલા બધા પ્રોબ્લેમો ઊભા થયા પછી પણ એને આ જ જિલ્લાની અંદર જંબુસર તાલુકા પંચાયત કચેરીની અંદર ડેપ્યુટેશન ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે। આ માનસિક વિકૃત માણસ છે, રાજકીય પીઠબળના કારણે છકી ગયેલા છે અને એવા માણસને આ જ જિલ્લાની અંદર જંબુસર તાલુકાની અંદર મૂકી અને સમગ્ર પ્રકરણને ભીનું સંકેલી અને એને છાવરવાનો પ્રયત્ન અધિકારીઓ દ્વારા પણ થઈ રહેલો છે, સરકાર દ્વારા પણ થઈ રહેલો છે। ત્યારે आदिवासी समाजना हित माटे आज आदर्श निवासी शालाओं जो एक मॉडल है। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में यात्री से भरी चलती बस में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना में पूरी बस आग की चपेट में आकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दुर्ग जा रही बस में गोरिल्ला बैरियर के बांधा मुंडा के पास अचानक आग लग गई। यह घटना सुबह 3 बजे की है। बस में कुल 70 यात्री सफर कर रहे थे। आग लगने के बाद आनन फानन में समय रहते सारे यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक में चिंगारी के बाद पिछले टायर में आग लगने से यह घटना हुई। गुजरात के हालोल एपीएमसी में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों के विजेता बनने पर एपीएमसी पर भगवा लहराया गया। हालोल कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा किसान विभाग की 10 बैठक के लिए चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसकी मतगणना आज की गई। मतगणना में किसान विभाग की सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रेरित प्रत्याशियों की जीत हुई है, जबकि कांग्रेस प्रेरित पैनल का खाता तक नहीं खुला। भारतीय जनता पार्टी की पैनल को
सभी 10 बैठक मिलने पर एपीएमसी पर भगवा लहराया गया, जिससे भाजपा समर्थकों में खुशी देखी गई। આજે હાલોલ એપીએમસીની ચૂંટણી હતી, એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રેરિત પેનલ 10 ઉમેદવારો ભવ્ય મતોથી જીત્યા છે અને વધારેમાં વધારે મત આપી ભારતીય જનતા પાર્ટી પર વિશ્વાસ રાખી મતદારો જે મત આપ્યા છે એ મતદારોનો પણ અમે આજે આભારી છીએ। ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ હાલોલની આજે ચૂંટણીનું પરિણામ આવ્યું, જેમાં 16 ઉમેદવારો હતા। ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રેરિત 10 ઉમેદવારો હતા અને 6 વિપક્ષના ઉમેદવારો હતા। એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના 10 ઉમેદવારોનો ભવ્ય વિજય થયો છે। માન્ય ધારાસભ્ય તથા અમારા પ્રમુખ શ્રી મુન્ના દાદા એમના તમામનો સાથ સહકારથી આખી પેનલ આજે જીતી ગઈ છે અમારી, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નામ હાલોલમાં રોશન થયું છે। તમામ મતદારોએ અમને ખૂબ સાથ સહકાર આપ્યો છે અને પેનલ ટુ પેનલ મત આપ્યા છે, એ બદલ તમામનો અમે આભારી છીએ। ગઈકાલના દી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ હાલોલની સામાન્ય ચૂંટણી 2023 અંતર્ગત મતદાન થયેલ, જેની મતગણતરી આજ રોજ હાથ ધરવામાં આવેલ છે। મતગણતરી કર્યા બાદ કુલ 10 બેઠકોની જે ચૂંટણી હતી ખેડૂત મતદાર વિભાગની, એની અંદર આ જે અનુક્રમ નંબર છે 4, 3, 8, 10, 6, 2, 1, 7, 9 અને 5 આ 10 ઉમેદવારોને આપણે વિજેતા જાહેર કરેલ છે। મતદાન બિલકુલ શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં પૂરું થયેલ હતું અને આજે મતગણતરી પણ બિલકુલ શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં પૂર્ણ થયેલ છે। આ ચૂંટણીની અંદર કુલ 10 બેઠકો માટે 16 ઉમેદવારો ઉમેદવારી કરેલ હતી, જેમાંથી 10ને આપણે ચૂંટાયેલા जाहिर करेल છે। छत्तीसगढ़ की गोरेला पेडरा मरवाही जिला स्थापना की 4वीं वर्षगांठ पर भव्य बृहद अरपा महोत्सव आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गठन की 4वीं वर्षगांठ पर जिला प्रशासन द्वारा भव्य अरपा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित रहे। अरपा महोत्सव की अध्यक्षता लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यान्वयन और जीपीएम जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। अरपा यहाँ की जीवनदायिनी नदी है, ऐसे में हर साल यहाँ महोत्सव मनाकर प्रकृति का धन्यवाद अदा किया जाता है। इस दिवस को जिले के लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर 35 करोड़ 26 लाख 62 हजार की लागत से 70 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। और ये बहुत सुंदर प्रकृति की गोद में बसा हुआ जिला है। हम इसको पर्यटन की दृष्टि से इसकी एक पहचान बनाएंगे। हम राजमेरगढ़ को भी विकसित करेंगे, यहाँ के दुर्गा जी के मंदिर को भी विकसित करेंगे और यहाँ के अरपा के उद्योग स्थल को भी विकसित करेंगे। गुजरात के वडोदरा में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसका डीआरएम द्वारा शुभारंभ किया गया। वडोदरा के वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन संगठन के अध्यक्ष स्वर्गीय उमरोमाल पुरोहित की स्मृति में 13वीं क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसका प्रारंभ वडोदरा रेलवे डीआरएम जितेंद्र सिंह, हिंदू मजदूर सभा के महामंत्री संतोष पवार और आईपीएल में पंजाब 11 के खिलाड़ी अनुराग राजपूत की उपस्थिति में किया गया। वडोदरा के प्रतापनगर स्थित स्वर्गीय माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम ने फेडरेशन के अध्यक्ष स्वर्गीय उमरोमाल पुरोहित की स्मृति में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रारंभ किया गया है, जिसमें वडोदरा डिवीजन की 60 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 1 मार्च को खेला जाएगा। 13वां टूर्नामेंट है, तो इसमें पूरे डिवीजन भर की करीब 60 टीमें जो हैं बारी बारी से एक दूसरे को खेलती हैं। तो स्पोर्ट्स आप जैसे जानते हैं हम सब कि स्पोर्ट्स एक स्ट्रेस बस्टर होता है, एक टीम स्पिरिट की भावना आती है और एक जो बच्चों वाली भावना हमारे अंदर रहती है वो खेल के माध्यम से बाहर आती है। तो हमेशा हम लोग का ये रहता है कि किस तरह से स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, फिटनेस भी आती है इससे। तो आज इसका टूर्नामेंट आज शुरू हो रहा है इसका क्रिकेट का जो है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज યુનિયન દર વર્ષે કોમરેડ ઉમરામલ પુરોહિતની યાદમાં આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરે છે। આ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત 2010થી કરવામાં આવી હતી અને આ 2023માં એની 13મી સિઝન થવા જઈ રહી છે। એક વર્ષ કોવિડના કારણે આ સિઝન મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી। આમાં લગભગ 60 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે ઓલ ઓવર બરોડા ડિવિઝનની અલગ અલગ જગ્યાએથી, જેમ કે ભરૂચ છે, સુરત છે, ગોધરા છે, ઘણી બધી ટીમો 60 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે। આ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત આજથી કરવામાં આવી છે અને લગભગ 5 તારીખે આ ટુર્નામેન્ટનું ફાઇનલ થવા જઈ રહ્યું છે અને બધા જ આની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરવાવાળા રેલવે કર્મચારીઓ છે।
वडोदरा के अकोटा में ध्यान आत्म साक्षात्कार, कथक नृत्य और संगीत का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। ये सहयोग महोत्सव 2024 करके 3 दिन का कार्यक्रम रखा है बड़ौदा में। इसमें हम 200 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस और कॉरपोरेट ऑफिस में जाके सहयोग पद्धति से कैसे अपने जीवन में अनेक लाभ हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जाके सबको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। साथ ही साथ हमने तीनों दिन कल्चरल प्रोग्राम रखे हैं। एक 15 तारीख को सुभानपुरा में प्रोग्राम रखा है, 16 तारीख को सयाजीराव नाट्य गृह में रखा है और 17 फरवरी को खंडोबा मंदिर में रखा है। ये तीनों प्रोग्राम बड़ौदा के सारे नागरिकों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारे बड़ौदा के लोग इसमें इनवाइटेड है। इसमें देश विदेश से अलग अलग कलाकार आकर वो अपनी कला की प्रस्तुति भी करने वाले हैं और साथ में हम सहयोग ध्यान पद्धति के ऊपर एक प्रैक्टिकल सेशन भी लेंगे, जिसके में कुंडलिनी जागरण करके सारे साधकों को एक सहयोग पद्धति का एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। तो हम सारे लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये तीनों प्रोग्राम में आप आ सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। અમારો આ સહયોગ વડોદરા પરિવાર લગભગ વડોદરામાં 30 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે અને વર્લ્ડ વાઇડ આ 1970થી સહયોગા પ્રેક્ટિસ થઈ રહી છે અને આજે તમે સામે જોઈ રહ્યા છો એ શ્રી માતાજી ડૉક્ટર નિર્મલા દેવી છે અને એમણે પોતે આ જ્ઞાનની પદ્ધતિ શોધી હતી અને આ તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ પૂર્ણતયા નિઃશુલ્ક છે। આ સહયોગ ધ્યાન કેન્દ્રમાં તમે આવો એવો અમારી તમને વિનંતી છે અને આ 3 દિવસનો જે મહોત્સવ છે અમારો સહયોગ મહોત્સવ એમાં તમે आओ, ये हमारी विनंती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लोन की किस्तें जमा नहीं करने पर फाइनेंस कंपनी द्वारा वसूली का मामला सामने आया है, जिससे सदमे में आकर 100 साल के बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। मंदसौर में मेंटोर फाइनेंस कंपनी द्वारा होम लोन की किश्तें बकाया होने पर भीलियाखेड़ी गांव में राम मंदिर के पुजारी गोविंदास बैरागी के घर का सामान बाहर फेंक दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने पुजारी के 100 साल के पिता को भी पलंग समेत उठाकर बाहर पटक दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें भी आई। घर पर कंपनी का कब्जा होने के बाद पुजारी और उसका परिवार एक छोटी सी खेत में बनी झोंपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। पुजारी ने कंपनी को घर गिरवी रखकर 2 बेटियों की शादी की थी। इन सब के सदमे में 100 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। एक तो 10 दिन हो गए बैंक वाले को आने को, और हमने मना भी किया उन लोगों को कि आप घर खाली मत करिए। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माने और मेरे पिताजी को ज़बरदस्ती उन्होंने मतलब इस ढंग से क्रूर व्यवहार करके और बाहर निकाल दिया। मना करने के बावजूद कह रहे कि नहीं तुम लोन भरोगे तो उसके बावजूद भले तुम कहीं पर भी जाओ। तो उससे प्रताड़ित हो गए भाई साहब के यहाँ आ गए और कुएं पर रहने लगे। और मेरी अंधी बच्ची भी है जो उसको दिख भी नहीं पाता है, बड़ी परेशानी है और बड़ी परेशानी कारण हम यहाँ कुएं पर रह रहे हैं और मेरे बड़े भाई साहब के यहाँ खेत पर। और मेरे पास ना कोई ज़मीन है ना कोई जायदाद, कुछ नहीं हूँ, पहले सिताराम आदमी हूँ। और मेरे पिताजी अभी उन लोगों को लाए ने 10 दिन नहीं हुए घर खाली करने को, अभी गुजर गए और ये हालत देख लो आप, ये स्थिति है। चल बसे साहब उन लोगों का यही कारण है कि उन्होंने टेंशन ली। उन्होंने ये कभी देखा नहीं था कि ये ऐसी स्थिति मेरे को भुगतनी पड़ेगी। मेरे होते हुए भी ये स्थिति हुई, इस वजह से उन्होंने टेंशन ली और उस टेंशन की वजह से मेरे पिताजी गुजर गए। और उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब जो लोन जितना मैंने लिया उससे ज़्यादा उन्होंने मतलब 10 लाख 12 लाख का बता रहे, इतना लोन वैसे नहीं भरा जाता है। वो 1 तारीख के दिन साहब में ताला लगा था। जो साहब मेरे साहब तनाव में थे, वो साहब यहाँ कुएं पे आ गए। हम साहब हमारे बड़े भाई के यहाँ रहते हैं। उसने साहब ऐसा कभी देखा नहीं, उसने साहब पहली बार देखा साहब, तो उसको साहब तनाव में चले गए। हम सब एक 2 रो की झोंपड़ी है साहब, वहाँ पे रहते हैं। हमारे बड़े भाई साहब के यहाँ पे जो वो बा साहब चले गए साहब 8 दिन के सदमे में। हाँ, वो बैंक वाले ने साहब अवैध रूप से साहब वसूली करने के लिए साहब ताला लगा दिया। उनके कोशिश भी की कि साहब इतने पैसे क्या हुए सर। उसने साहब 3 लाख के लिए साहब बैंक वाले 10 लाख 12 लाख रुपए बता रहे साहब। तो उनका कहना साहब ये है कि साहब जो भी है जो साहब कर्जा माफ़ हो जाए। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए
VNM टीवी न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।